नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बुद्धिमापन की तकनीकें और बुद्धिलब्धि के विषय में सभी परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तव में जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसके परिणाम अंकों के रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु केवल इन अंकों के आधार पर बुद्धिलब्धि के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में बुद्धि परीक्षण से प्राप्तांकों को मानसिक आयु में बदलकर फिर उसकी सहायता से बुद्धिलब्धि की गणना की जाती है। मानसिक आयु तथा बुद्धिलब्धि ही किसी व्यक्ति की उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि या निम्न बुद्धि का द्योतक होती है। मानसिक आयु, मेंटल एज, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था। बुद्धि परीक्षण के निर्माण के दौरान विनय के सामने प्रश्न आया था कि बुद्धि का मापन कैसे तथा किस इकाई में किया जाए। कोई व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के कितने प्रश्नों को सही हल करता है, इस आधार पर उसे अंक तो प्रदान किए जा सकते हैं, परंतु इन अंकों के आधार पर उसकी बौद्धिक योग्यता या मानसिक विकास के संबंध में कुछ निष्कर्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति या बालक किसी बुद्धि परीक्षण पर 65 अंक प्राप्त करता है, तो इस 65 अंक के आधार पर उस व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में एकदम से कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। किसी परीक्षण पर 10 वर्ष, 15 वर्ष या 25 वर्ष के 3 व्यक्तियों के द्वारा 65 अंक प्राप्त करना उस तीनों की एक जैसी बुद्धि का परिचायक नहीं हो सकता है। विनय का विचार था कि मानसिक योग्यता का ठीक ठीक ज्ञान तब हो सकता है जब हमें यह ज्ञात हो कि किसी निश्चित आयु के बालकों को क्या अंक प्राप्त हुए हैं। विनय ने विभिन्न आयु के लिए मानक अंक तैयार करने के स्थान पर विभिन्न आयु के लिए मानक प्रश्नों का चयन किया तथा बालकों के द्वारा उन प्रश्नों को सही हल कर सकने के आधार पर मानसिक आयु के प्रत्यय की कल्पना की। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों तथा व्यक्तियों को मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि जैसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विनय के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति की मानसिक विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है तथा जिनकी उस आयु विशेष के सामान्य बालकों से सफलतापूर्वक करने की अपेक्षा रहती है। विनय ने विभिन्न आयु के बालकों के लिए कुछ प्रश्नों को निर्धारित किया। जिस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों को बालक सही ढंग से कर लेता है, उस बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष मानी जाती है। जैसे यदि बालक 8 वर्ष के लिए निर्धारित प्रश्नों को सही हल कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी। मानसिक आयु ज्ञात करते समय बालक जिस उच्चतम आयु स्तर के समस्त प्रश्नों को सही हल करता है, उसके साथ साथ उसे इससे अधिक आयु स्तरों के उन समस्त प्रश्नों के लिए भी क्रेडिट मिलता है जिन्हें वह सही हल करता है। जिस उच्चतम स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है, उसे आधार वर्ष, बेसल ईयर कहते हैं तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता, उसे उस बालक के लिए टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। स्पष्ट है कि आयु बुद्धि परीक्षण का प्रशासन करते समय जब तक उच्च आयु के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तब तक टर्मिनल वर्ष नहीं प्राप्त हो जाता। बालक की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए आधार तथा टर्मिनल वर्षों के बीच के जितने प्रश्न बालक हल कर पाता है, उनका क्रेडिट आधार वर्ष में जोड़ देते हैं। दोस्तों, मानसिक आयु का वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं है। 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष से कम या अधिक कुछ भी हो सकती है। मानसिक आयु बालक की मानसिक परिपक्वता की स्थिति को प्रदर्शित करती है। मानसिक आयु की तुलना में वास्तविक आयु से करने पर बालक के मानसिक विकास की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यदि बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है, तो बालक कुशाग्र बुद्धि का कहा जाता है। इसके विपरीत यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से
कम होती है तो बालक को मंद बुद्धि का कहा जाता है। यदि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु एक दूसरे के बराबर होती है तो बालक को समान बुद्धि का कहा जाएगा। स्पष्ट है कि मानसिक आयु व वास्तविक आयु का अंतर एक ही दिशा एवं दिशा ही, फिर से देख लेते हैं। स्पष्ट है कि मानसिक आयु व वास्तविक आयु का अंतर एवं दिशा ही बालक की श्रेष्ठता या निकृष्टता के परिणाम को इंगित करती है। बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है दोस्तों? बुद्धिलब्धि या आईक्यू जर्मन भाषा का एक शब्द है। मानसिक आयु वास्तव में बुद्धि या मानसिक विकास की स्थिति का कोई निरपेक्ष मान न होकर एक सापेक्ष मान है। मानसिक आयु की सहायता से बुद्धि के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए व्यक्ति की तिथि अथवा वास्तविक आयु के ज्ञान की आवश्यकता भी पड़ती है। इस परेशानी को देखते हुए स्टर्न एवं कोहलान ने सन 1912 में बुद्धिलब्ध इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का प्रारंभ करने का सुझाव दिया, परंतु इसका प्रयोग 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया था। बुद्धिलब्धि व्यक्तियों या बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है जिसकी सहायता से बालक या व्यक्ति की कुशाग्र, सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता तो चलता है ही साथ उसकी तुलना अन्य बालकों या व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु तथा तिथि आयु का अनुपात है जिसमें दशमलव बिंदु हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। बुद्धिलब्धि को हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बुद्धिलब्धि आईक्यू बराबर मानसिक आयु मेंटल एज बटे तिथि आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। स्पष्ट है कि यदि मानसिक आयु तिथि आयु के बराबर होती है तो बुद्धिलब्धि 100 के बराबर होती है। मानसिक आयु के तिथि आयु से अधिक होने पर यह गुणांक 100 से अधिक होता है। मानसिक आयु तिथि आयु से जितना अधिक होती है बुद्धिलब्धि का मान 100 से उतना ही अधिक होता है। इसके विपरीत मानसिक आयु के तिथि आयु से कम होने पर बुद्धिलब्धि का मान 100 से कम प्राप्त होता है तथा मानसिक आयु जितनी कम होती है इस गुणांक का मान भी उतना ही कम होता है। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बुद्धिलब्धि की गणना करते समय सूत्र में तिथि आयु का मान 16 वर्ष ही रखते हैं। दोस्तों, टर्मन ने सन 1916 के स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी, जिसमें विभिन्न बुद्धिलब्ध वर्गों के लिए बालकों व व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या भी दी गई है। सामान्य तौर पर किसी बड़े समूह के लिए बुद्धिलब्धि का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र NPC यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का अनुगमन करता है। दोस्तों, बुद्धिलब्ध वितरण का एक उदाहरण एक तालिका में दिया गया है और उससे संबंधित ग्राफ भी प्रदर्शित है। बुद्धिलब्ध की सीमाएं देख लेते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति उस सीमा के अंतर्गत आते हैं NPC पर और वह बुद्धिलब्धि किस वर्ग में पड़ता है इसको देखते हैं। दोस्तों, 130 से अधिक बुद्धिलब्ध जो है प्रतिभाशाली जीनियस मानी जाती है और 2% व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। 121 से 130 प्रखर बुद्धि सुपीरियर माना जाता है और संपूर्ण जनसंख्या में 7% माना जाता है कि इस जो है बुद्धिलब्ध में लोग आते हैं। 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि एवो एवरेज माना जाता है और माना जाता है कि 16% लोग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 91 से 110 सामान्य बुद्धि एवरेज माना जाता है और माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति माना जाता है कि 50% जनसंख्या इस वर्ग के अंतर्गत आती है। 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि, जिसका IQ 81 से 90 के मध्य होती है, मंद बुद्धि कहलाते हैं, फीबल माइंडेड। और माना जाता है कि संपूर्ण जनसंख्या में 16% व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। जिनकी आयु 71 से 80 के मध्य होती है वो व्यक्ति अल्प बुद्धि डल कहलाते हैं और माना जाता है कि संपूर्ण जनसंख्या में 7% व्यक्ति इस बुद्धिलब्ध के अंतर्गत आते हैं। जिनकी बुद्धिलब्ध 71 से कम होती है वो जड़ बुद्धि इडिटो इम्बिसिल या मूर्ख कहलाते हैं और संपूर्ण जनसंख्या में माना जाता है कि 2% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धिलब्ध 71 से कम होती है। अब देखिए, इसको एक ग्राफ में दिखाया गया है, NPC पर दिखाया गया है। तो NPC
में जो है 20 में दिखाया गया है। बुद्धि लब्धि 50% जो बुद्धि लब्धि होती है जो 90 से 110 के मध्य होती है, इसमें 50% जनसंख्या होती है। और एनपीसी के मध्य से प्लस की ओर और माइनस की ओर बढ़ते जाते हैं, तो उसी के अनुपात में जो है आईक्यू का परसेंटेज क्रमशः घटता जाता है। दोस्तों, एनपीसी की आकृति घंटाकार होती है और इसके दोनों बिंदु एक दूसरे को निचली रेखा पर कभी नहीं छूते हैं। इसका मतलब माना जाता है कि प्रकृति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसकी बुद्धि जो है 0 हो, उसकी बुद्धि कुछ ना कुछ आईक्यू अवश्य होगी। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि बुद्धि पर ज्ञात करने के लिए, यानी आईक्यू ज्ञात करने के लिए या मानसिक कार्यों को ज्ञात करने के लिए कैसे प्रश्नों को या कैसे सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सूचना संबंधी कार्य, इंफॉर्मेशन टॉक्स, सूचना कार्य दिन प्रतिदिन के अनुभवों से अर्जित की गई सूचना के स्मरण, बोध, प्रयोग, संगठन आदि से संबंधित होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य सूचना, सामान्य बोध, विसंगति खोज आदि मानसिक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सूचना कार्य व्यक्ति की जागरूकता तथा स्मरण की क्षमता का मापन करते हैं। शाब्दिक कार्य, वर्बल टास्क, शाब्दिक कार्यों में व्यक्ति की भाषा संबंधी योग्यता का मापन किया जाता है। शाब्दिक कार्य शब्दों व वाक्यों के प्रयोग तथा बोध से संबंधित होते हैं। इस वर्ग में शब्द विस्तार, वर्ड स्पैन, समानार्थक शब्द साइनोनिम्स, विलोम शब्द एंटोनिम्स, शाब्दिक सादृश्यता, वर्बल एनालॉजीज, वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशंस, वाक्य रचना, सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शंस, वाक्य व्याख्या, सेंटेंस इंटरप्रिटेशन, निर्देश पालन, कमांड जैसे मानसिक कार्यों को रखा जाता है। आंकिक कार्य, न्यूमेरिकल टास्क, आंकिक कार्य व्यक्ति की गणितीय योग्यता का मापन करते हैं। आंकिक कार्यों से तात्पर्य अंकों व गणितीय संक्रियाओं को समझने तथा करने से संबंधित मानसिक क्रियाओं से है। इसमें अंक विस्तार, अंक श्रृंखला, नंबर सीरीज, अंकगणितीय संक्रियाएं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग, सापेक्षिक मात्रा, रिलेटिव मैग्नीट्यूड आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है अमूर्त चिंतन कार्य, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टॉक्स। अमूर्त चिंतन कार्यों की सहायता से व्यक्ति की अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का मापन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों में व्यक्ति परिकल्पित, हाइपोथेटिकल तथा काल्पनिक इमेजिनरी तथ्यों के संबंध में विचार करता है। अमूर्त चिंतन कार्यों में समानता, अंतर, वर्गीकरण, क्रम, कूट यानी कोडिंग जैसे मानसिक कार्य आते हैं। आकृतिक कार्य, फिगरल टास्क, आकृतिक कार्यों में से अभिप्राय चित्रों अथवा आकृतियों के रूप में प्रस्तुत समस्याओं का समाधान करने से है। इस वर्ग में आकृति अर्थ, फिगर मीनिंग, आकृति पूर्ति, फिगर कंप्लीशन, आकृति सादृश्यता, फिगर एनालॉजीज, मैट्रिक्स श्रृंखला, मैट्रिक्स प्रोग्रेशन, भूल भुलैया, मेश ट्रेसिंग, चित्र रचना, पिक्चर कॉन्स्ट्रक्शंस जैसे मानसिक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी अशाब्दिक मानसिक कार्य हैं। स्थूल वस्तु कार्य, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टास्क। स्थूल वस्तु कार्य अपने नाम के अनुरूप स्थूल वस्तुओं के संचालन तथा व्यवस्थापन से संबंधित होता है। इनके अंतर्गत वस्तुओं को गिनना, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, वस्तुओं का नाम बतलाना, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तु संयोजन, ऑब्जेक्ट असेंबली जैसे विभिन्न मानसिक कार्य आते हैं। ये सभी कार्य भी अशाब्दिक प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों, आइए बुद्धिमापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को उदाहरण सहित समझ लेते हैं। सूचना संबंधित कार्य जैसे सामान्य सूचना, जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे पूछें कि कुत्ते की कितनी टांग होती है, तुम्हारे शहर का क्या नाम है। सामान्य बोध, कॉमन सेंस, जैसे घरों में खिड़कियां क्यों रखी जाती हैं, विद्यालय क्यों खोले जाते हैं। विसंगत खोज, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में क्या विसंगतियां हैं। फर्स्ट, अनिकेत आज प्रातः 9 बजे लखनऊ से वापस इलाहाबाद आया तथा प्रातः 8 बजे अपने घर अशोकनगर चला गया। शाब्दिक, वर्बल में पहला आता है शाब्दिक यानी वर्बल में पहला आता है शब्द विस्तार, वर्ड स्पैन, जैसे कुछ शब्दों को बोलकर या दिखलाकर बालकों से उन्हें दोहराने के लिए कहा जाता है। कुछ शब्दों को एक निश्चित क्रम में बोलकर या दिखलाकर बालकों से उन्हें उसी क्रम में दोहराकर बोलने के लिए कहा जाता है। समानार्थक शब्द, साइनोनिम्स, पुष्प का पर्यायवाची शब्द बताओ, जैसे जल का समानार्थक बताओ। विलोम शब्द, जैसे रात का विलोम क्या है, प्रकाश का विलोम क्या है। शाब्दिक सादृश्यता, जैसे आकाश
नीला तो वैसे ही घास, आगे क्वेश्चन मार्क यानी किस रंग की घास होगी, जैसे कार, सड़क तो वैसे ही रेलगाड़ी। इसी प्रकार वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न हो सकते हैं, जैसे आकाश का रंग, खाली स्थान होता है। वाक्य रचना, कुछ शब्दों को देकर उनके प्रयोग से वाक्य बनवाना, जैसे राम तथा पुस्तक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। वाक्य व्याख्या, सेंटेंस इंटरप्रिटेशन। वाक्य व्याख्या, जैसे निम्न दोहे को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, गुरु को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निर्देश पालन, जैसे जमीन पर गिरी पुस्तक को मेज पर रख दो, अपने पिता का नाम बताओ। अंक विस्तार, जैसे अंकों की एक सीरीज दे दें, 7, 12, 5, 20, 34 को एक बार देखकर दोहराओ, या 15, 80, 17, 62, 65 आदि को एक बार देखकर उल्टे क्रम में दोहराओ। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंक श्रृंखला, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे हम अंक पूछ सकते हैं। अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं दी जा सकती हैं। प्रकार अंकगणितीय तर्क, सापेक्षिक मात्रता, समानता, अंतर, वर्गीकरण, क्रम, कूट भाषा से संबंधित प्रश्नों को रखा जा सकता है। जो कि आकृतियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृति के अर्थ, आकृति पूर्ति और आकृति सादृश्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आकृति परीक्षण के अंतर्गत भूल भुलैया, मेज ट्रेसिंग भी बहुत ही प्रचलित तरीका होता है बुद्धि को ज्ञात करने का। इसमें प्रारंभिक बिंदु से समापन बिंदु की ओर पेंसिल के रास्ते से पहुंचना होता है। आकृति रचना के अंतर्गत कोई चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है, जैसे किन्हीं दो फलों के चित्र बनाओ, तितली का चित्र बनाओ। स्थूल सामग्री, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में जैसे वस्तु का नाम, ऑब्जेक्ट नेमिंग, जैसे टोपी, गिलास, प्याला, मेज आदि दिखाते हुए पूछना कि इन्हें क्या कहते हैं। वस्तु गिनना, इसके अंतर्गत वस्तुओं की गिनती कराई जा सकती है। वस्तु संयोजन, ऑब्जेक्ट असेंबली, जैसे दिए गए गुटकों को किसी बताए गए रूप में व्यवस्थित करना, दिए गए गुटकों से कोई दी गई आकृति बनाना आदि। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सन 1905 में बिने के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण के निर्माण के बाद अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। कुछ बुद्धि परीक्षणों को एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है, जबकि कुछ बुद्धि परीक्षणों को एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। इस आधार पर बुद्धि परीक्षणों को प्रशासन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। कुछ बुद्धि परीक्षणों में भाषा के माध्यम के द्वारा समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं तथा परीक्षार्थी को भाषा के माध्यम से उत्तर देने होते हैं, जबकि कुछ अन्य परीक्षणों में चित्रों या स्थूल सामग्री की सहायता से समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें परीक्षार्थी को कुछ करके उत्तर देने होते हैं। अतः बुद्धि परीक्षणों को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं: शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, तथा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों, बुद्धि परीक्षणों को एक सारणी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। प्रशासन या प्रस्तुतिकरण के आधार पर एक व्यक्ति पर कोई बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया जाता है तो भाषा के द्वारा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाएगा, और यही बुद्धि परीक्षण या चित्र स्थूल सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। यदि कोई बुद्धि परीक्षण अनेक व्यक्तियों पर एक साथ प्रशासित किया जाता है और उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा, और यदि चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा अनेक व्यक्तियों पर बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया जा रहा है तो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। आइए अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों को एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है। परीक्षणकर्ता एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के सम्मुख परीक्षण समस्याओं को प्रस्तुत करता है तथा उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसकी बुद्धि का मापन करता है। व्यक्तिगत परीक्षण के प्रशासन में कुशलता व दक्षता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता ही व्यक्तिगत परीक्षण का समुचित ढंग से उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रशासन
के समय परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थी के साथ घनिष्ठ व आत्मीय संबंध तथा उचित सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। घनिष्ठ व आत्मीय संबंध तथा सामंजस्य के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रश्नों का ठीक ढंग से उत्तर दे पाता है तथा परीक्षण की औपचारिकता के कारण कर्तव्य मूल नहीं होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। शाब्दिक प्रश्नों वाले व्यक्तिगत परीक्षण को शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अशाब्दिक प्रश्नों वाले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। कुछ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन्हें शाब्दिक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। विनय साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड टर्मन संशोधित परीक्षण, गुड एनफ ड्रा-अ-मैन परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण आदि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। चूँकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता तथा परीक्षार्थी के बीच उचित व घनिष्ठ सामंजस्य हो जाता है, इसलिए इनसे व्यक्ति के व्यवहार का गहरा व गूढ़ अध्ययन संभव हो पाता है। भलीभांति प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण किए जाने से इनकी विश्वसनीयता तथा वैधता भी बढ़ जाती है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के लिए, मानसिक निदान के लिए तथा छोटे बच्चों, पिछड़े व मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। इनकी सीमाएं भी कुछ हैं। जहां व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में अनेक विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, जिनके कारण इनका प्रयोग कुछ सीमित होता जा रहा है। प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता के द्वारा एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित हो सकने के कारण ये समय, धन व मानव श्रम की दृष्टि से अत्यंत व्ययसाध्य होते हैं। विशेषकर जब किसी बड़े समूह का बुद्धि परीक्षण करना होता है। व्यक्तिगत परीक्षणों के अंकन की विश्वसनीयता भी कम होती है। परीक्षण के पूर्व यदि परीक्षणकर्ता तथा परीक्षार्थी के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता है तो परीक्षार्थी उदासीन या अनिच्छुक हो जाता है, जिससे परीक्षण के परिणाम बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इन कमियों के कारण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सीमित हो रहा है। आइए अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है इसको जान लेते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय में प्रारंभ हुआ। तब सेना में सैनिकों तथा अधिकारियों की भर्ती के लिए कुछ इच्छुक हजारों लाखों व्यक्तियों की मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए ऐसे बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत हुई जो एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किए जा सकें। इसके फलस्वरूप आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षणों का निर्माण हुआ। आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए तथा आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी ना जानने वाले व अशिक्षितों के लिए था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षार्थी का प्रशासन तथा अंकन सरल होता है तथा अल्प प्रशिक्षण के उपरांत सामान्य व्यक्ति इनका प्रशासन कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। छात्र व कर्मचारियों के चयन में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जलोटा, टंडन व मेहता के सामान्य मानसिक परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण व्यवहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं। एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित हो सकने के कारण ये समय, धन व श्रम की दृष्टि से अत्यधिक मितव्ययी होते हैं। इनके प्रशासन के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता न होने के कारण साधारण अध्यापकगण भी इनको सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रमापीकरण व अंकन अपेक्षाकृत सरल व सुगम होता है। ये परीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। व्यक्तियों के चयन तथा वर्गीकरण में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। सीमाएं, इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग छोटे बच्चों तथा मंदबुद्धि व समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ करना संभव नहीं होता है। इन परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का गूढ़ व गहन अध्ययन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। सामूहिक परीक्षणों में नकल व धोखे की संभावना अधिक होती है। इनकी विश्वसनीयता तथा वैधता प्रायः कम होती है। यदि बालक या व्यक्ति सामूहिक बुद्धि परीक्षण की प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं तो इनसे मिलने वाले परिणाम व्यर्थ हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर देख लेते हैं।
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इन्हें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है। वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण को एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। दूसरा अंतर, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक व्ययसाध्य होते हैं, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रशासन व समय की दृष्टि से अपेक्षाकृत मितव्ययी होते हैं। तीसरा अंतर है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रशासन के लिए निपुण व प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं सामान्य व्यक्ति भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रशासन अल्प प्रशिक्षण के उपरांत कर सकते हैं। चौथा अंतर है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अंकन अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ होता है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण का अंकन प्रायः पूर्ण रूपेण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है। पांचवा अंतर है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में प्रायः समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय सीमा निर्धारित होती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या भी संभव है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों की मानकों की सहायता से व्याख्या की जाती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण व्यापक समूह या विस्तृत आयु वर्गों के लिए तैयार किया जाता है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रमापीकरण किसी विशिष्ट समूह या आयु वर्ग या शिक्षा स्तर के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की वैधता प्रायः संतोषप्रद होती है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की वैधता भी प्रायः संतोषप्रद होती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम उम्र के बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण परिपक्व आयु के व्यक्तियों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रायः लिखित होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण कुछ कम विश्वसनीय होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही पक्षों की जानकारी प्रदान करते हैं, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण केवल मात्रात्मक पक्ष की जानकारी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षक आवश्यकता अनुसार प्रश्नों का क्रम या प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है, वहीं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नकल किए जाने की संभावना रहती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अनपढ़ लोगों पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इनमें अनौपचारिकता रहती है, जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं वे प्राय औपचारिक माहौल में संपन्न किए जाते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थियों को केवल सामान्य प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है। अब आइए देखते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों से तात्पर्य उन परीक्षणों से है जिनमें शब्दों या भाषा के माध्यम से प्रश्न या समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा परीक्षार्थी भी भाषा या शब्दों के माध्यम से इन प्रश्नों या समस्याओं का उत्तर प्रदान करते हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग करके समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक परीक्षण प्रायः कागज कलम परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट या लिखित परीक्षण होते हैं। फिर भी कभी कभी इनको मौखिक रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं तथा सामूहिक भी हो सकते हैं। विनय साइमन परीक्षण तथा जलोटा टंडन व मेहता के बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रशासन अधिक सरल व सुगम होता है। इन परीक्षणों का अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। इनकी विश्वसनीयता तथा वैधता अधिक होती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अल्पव्ययी होते हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत परीक्षण तथा सामूहिक परीक्षण दोनों के रूप में किया जा सकता है। छात्रों की बुद्धि का मापन करने के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का बहुतायत से उपयोग होता है। सीमाएं लिमिटेशंस क्या हैं? भाषा के प्रयोग के कारण शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का क्षेत्र सीमित हो जाता है। परीक्षण में प्रयुक्त भाषा का लिखना तथा पढ़ना जानने वाले व्यक्तियों पर ही शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों, अशिक्षितों तथा अन्य भाषा वाले व्यक्तियों तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए इनका प्रयोग करना संभव नहीं होता है। सांस्कृतिक कारकों, सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति तथा वातावरणीयहीनता आदि के कारण इन परीक्षणों पर व्यक्तियों की बुद्धि का मापन प्रभावित हो सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जिनमें शब्दों या भाषा का प्रयोग न करके
चित्रों व अन्य स्थूल वस्तुओं के माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में चित्रों या स्थूल सामग्री की सहायता से प्रश्नों की रचना की जाती है तथा परीक्षार्थी को सही चित्र या वस्तु छांटकर अथवा कुछ क्रिया करके अपने उत्तर व्यक्त करना होता है। आइए अब शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर कर लेते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, वहीं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में चित्रों या स्थूल सामग्री के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से देने होते हैं, वहीं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सही चित्र या वस्तु को छांटकर या कुछ करके उत्तर दिए जाते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग केवल पढ़े लिखे एवं परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर ही होता है, जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग निरक्षर, मंदबुद्धि, छोटे बालकों या विदेशियों पर भी किया जा सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के परिणाम परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कल्चर बैकग्राउंड से प्रभावित रहते हैं, वहीं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के परिणाम परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित रहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कम व्यय साध्य होते हैं, वहीं अपेक्षाकृत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अधिक व्यय साध्य होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग छोटे बच्चों, अशिक्षित, अन्य भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। भाषा योग्यता में पिछड़े परीक्षार्थियों तथा वातावरणीय हीनता के कारण व्यक्तियों के लिए तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकों से अप्रभावित होने के कारण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। ये परीक्षण व्यक्ति की योग्यता के संबंध में विस्तृत व अपरोक्ष सूचना भी प्रदान कर सकते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे भाषा का प्रयोग न होने के कारण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यवहारिक दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं। इनका निर्माण व प्रयोग अधिक व्ययसाध्य होता है। इनकी रचना व प्रशासन कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। निष्पादन परीक्षणों के अंकन के व्यक्तिनिष्ठ होने की संभावना बनी रहती है। आयु तथा बिंदु मापदंड क्या होता है, एज एंड पॉइंट स्केल क्या होता है। बुद्धि परीक्षणों के परिणामों के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं, आयु मापदंड एज स्केल्स तथा बिंदु मापदंड पॉइंट स्केल्स। आयु मापदंड से तात्पर्य उन बुद्धि परीक्षणों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों अथवा बालकों को की सीधे सीधे मानसिक आयु ज्ञात होती है। इसके विपरीत बिंदु मापदंड से अभिप्राय उन बुद्धि परीक्षणों से है जिनमें परीक्षार्थी को प्राप्तांक प्रदान किए जाते हैं। विनय के द्वारा तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण आयु मापदंड है, क्योंकि इसकी सहायता से परीक्षार्थी की मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। वेस्लर के द्वारा तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण बिंदु मापदंड का उदाहरण है, क्योंकि इस पर परीक्षार्थी को अंक प्रदान किए जाते हैं। आयु मापदंड में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों का चयन आयु के साथ मानसिक विकास होने की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा भिन्न भिन्न आयु वर्गों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नों को निर्धारित किया जाता है। परीक्षार्थी किस आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों को सफलतापूर्वक उत्तर दे पाते हैं, यह ज्ञात करना आयु मापदंड का प्रमुख कार्य होता है। अब आइए देख लेते हैं बुद्धि परीक्षणों का उपयोग क्या होता है। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विज्ञानों के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक ढंग से उपयोग किया जाता है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग धंधे, सेना, अनुसंधान आदि में सामान्य जीवन में भी बुद्धि परीक्षणों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। आइए बुद्धि परीक्षणों के कुछ उपयोग को संक्षेप में समझ लेते हैं। शैक्षिक उपयोग, एजुकेशनल यूज। संभवतः बुद्धि परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सफलता का पूर्व कथन करने, उनके समायोजन को सुनिश्चित करने तथा उन्हें सफलता के नवीन आयाम प्रदान करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकगण व प्रधानाचार्य तथा शिक्षार्थी, प्रशासक वर्ग व अनुसंधानकर्ता बुद्धि परीक्षणों का व्यापक ढंग से उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रवेश देने के लिए, पाठ विषयों के चयन के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए, शिक्षण विधियों का निश्चय करने के लिए, छात्रवृत्ति प्रदान
करने के लिए छात्रों की प्रतिभा व बुद्धि दौर्बल्य का पता लगाने के लिए, छात्रों को निर्देशन देने के लिए, छात्रों की कछुन्नत देने के लिए, अनुसंधान कार्य करने के लिए तथा अन्य अनेक शैक्षिक कार्य के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक उपयोग, व्यवसाय के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न रोजगार, व्यवसायों तथा नौकरियों के लिए उपयुक्त व्यक्ति या कर्मचारी छांटने के कार्य में बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से नियोक्ता अभ्यर्थियों की मानसिक योग्यता का मापन करके उनमें से सर्वोत्तम व्यक्ति का चयन कर सकता है। पदोन्नति तथा वर्गीकरण के कार्य में भी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग लाभप्रद होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए सैनिकों तथा अधिकारियों का चयन करने के लिए तो विशेष रूप से आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षणों बनाए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी आर्मी सामान्य योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया था। नैदानिक उपयोग, डायग्नोस्टिक्स यूज, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग नैदानिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। बालकों की बुद्धि का ज्ञान करके उनकी शैक्षिक प्रगति, समायोजन तथा अधिगम आदि को अधिक अच्छी तरह से संचालित किया जा सकता है। शैक्षिक समस्याओं के निदान तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बुद्धि परीक्षण का उपयोग काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। अनुसंधान उपयोग, रिसर्च यूज, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में भी बुद्धि परीक्षणों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। बुद्धि से संबंधित कारकों के ज्ञान, बुद्धि के सिद्धांतों के प्रतिपादन, बुद्धि से प्रभावित होने वाली क्रियाओं आदि अनुसंधान कार्यों में बुद्धिमापन के लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल यूज, मानव के व्यवहारिक जीवन में भी बुद्धि परीक्षण उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं। व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के आधार पर उन्हें वस्तुनिष्ठ ढंग से उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि में वर्गीकृत करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अब आइए बुद्धि परीक्षणों के विकास क्रम को देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर बिने साइमन परीक्षण आता है, जो कि अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा 1905 में विकसित किया जाता है। नंबर 2 पे बिने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बिने तथा साइमन के द्वारा 1908 में आता है। फिर संशोधित बिने साइमन परीक्षण, ये भी अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा ही 1911 में प्रस्तुत किया जाता है। फिर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन आता है, जो कि एल.एम. टर्मैन के द्वारा 1916 में प्रस्तुत किया जाता है। पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस पिंटनर तथा डी पैटरसन द्वारा 1917 में प्रस्तुत किया जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर एस ओइस के द्वारा 1917 में प्रस्तुत किया जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस या ओइस के द्वारा 1919 में प्रस्तुत होता है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एस.डी. पोर्टियस के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया जाता है। संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण एल.एम. टर्मन तथा M.A. मेरिल द्वारा 1937 में प्रस्तुत होता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स J.B. रेविन के द्वारा 1938 में प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत मुक्त परीक्षण R.B. कैटल के द्वारा 1944 में प्रस्तुत होता है। आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण 1945 में आता है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण बालकों के लिए डी वेस्लर के द्वारा 1949 में प्रस्तुत किया जाता है। वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण डी वेस्लर के द्वारा 1955 में प्रस्तुत किया जाता है। स्टैनफोर्ड बिने संशोधित परीक्षण एल.एम. टर्मन तथा M.A. मेरिल द्वारा 1960 में प्रस्तुत किया जाता है। स्टैनफोर्ड बिने मापनी संशोधन 1960 में आता है। दोस्तों, भारत में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्य 1922 में श्री C.H. राइस के द्वारा बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से प्रारंभ हो गया था। बाद में बुद्धि में अनेक विदेशी परीक्षणों का अनुकूलन किया गया तथा कुछ परीक्षणों को पूर्णतया भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अब आइए कुछ भारत में विकसित बुद्धि परीक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस स्केल डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा 1922 में विकसित किया गया। प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन टेस्ट डॉक्टर J. मनरो के द्वारा 1917 में आया। बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट डॉक्टर C.M. भाटिया के द्वारा 1955 में प्रस्तुत। अडेप्टेशंस ऑफ कोव-ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद के द्वारा 1959 में प्रस्तुत किया गया। अडेप्टेशन ऑफ वेस्लर एडल्ट स्केल P.K. मजूमदार के द्वारा 1964 में प्रस्तुत किया गया।
आइए दोस्तों, अब सारांश रूप में हम प्रमुख बातों को समझ लेते हैं। फ्रांस के बिने को बुद्धिमापन के आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। उसने साइमन के सहयोग सन 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। बाद में 1908 व 1911 में उसने परीक्षण का संशोधन रूप प्रस्तुत किया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का अनेक देशों में अनुकूलन किया गया, जिनमें से स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के 1916, 1937 व 1960 के अनुकूलन अधिक प्रसिद्ध हुए। वेस्लर के द्वारा बनाए गए बुद्धि परीक्षण तथा आर्मी अल्फा व बीटा स्केल भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बुद्धिमापन के लिए प्रायः बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है, जो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर तथा 100 से गुणा करके प्राप्त होता है। यदि बुद्धि लब्धि का मान 100 होता है तो व्यक्ति को सामान्य बुद्धि वाला, 100 से कम व अधिक होने पर कम बुद्धि वाला, 100 से कम होने पर कम बुद्धि वाला तथा 100 से अधिक होने पर अधिक बुद्धि वाला कहा जाता है। बुद्धिमापन के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख कार्य जैसे सूचना कार्य, शाब्दिक कार्य, आंकिक कार्य, अमूर्त कार्य, आकृतिक कार्य, स्थूल कार्य होते हैं। इन सभी प्रकार के कार्यों को पुनः अनेक उप कार्यों में बांटा जा सकता है। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक भी हो सकते हैं तथा अशाब्दिक भी हो सकते हैं। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। अतः बुद्धि परीक्षण के कुल 4 प्रकार होते हैं: शाब्दिक, व्यक्तिगत, शाब्दिक सामूहिक, शाब्दिक व्यक्तिगत तथा अशाब्दिक व्यक्तिगत तथा अशाब्दिक सामूहिक। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला शाब्दिक, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा शाब्दिक सामूहिक, अशाब्दिक व्यक्तिगत तथा अशाब्दिक सामूहिक। बुद्धि परीक्षणों को उनके फलांकों की प्रकृति के आधार पर आयु स्केल व बिंदु स्केल में भी बांटा जा सकता है। आयु परीक्षणों से सीधे सीधे व्यक्ति को मानसिक आयु ज्ञात होती है, जबकि बुद्धि बिंदु परीक्षणों के परिणाम प्राप्तांकों के रूप में प्राप्त होते हैं। बुद्धि परीक्षण का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुरता से उपयोग किया जाता है। शैक्षिक, व्यावसायिक, नैदानिक अनुसंधान तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में बुद्धि परीक्षणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत तथा विदेशों में अनेक प्रमाणीकृत बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए हैं। आइए अब बुद्धि के सिद्धांत व प्रतिपादक जान लेते हैं, जिनके विस्तृत चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन व स्टर्न ने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया। बुद्धि का संरचना सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। सरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत होवर्ड गॉर्डनर ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया और बुद्धि का चेतन सिद्धांत रॉबर्ट स्टैंडबर्ग ने दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आगामी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।